तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको कंप्यूटर के अंतर्गत पटवार एग्जाम के अंतर्गत 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत आप सबको पता है कि अपन चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे थे पटवार सिलेबस का, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अपन इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो चैप्टर है इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू अपन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैंने पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत करवा दिए थे और 30 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने लगभग आपको 90 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट करवाए थे, क्योंकि मैं वीडियो के अंतर्गत 360 सॉल्यूशन कराता हूं, यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता हूं जो एग्जाम में उस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बन रखी है। चैप्टर सेकंड की 2 क्लासें हो चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां पर जाकर के देख लेना। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, अपन चैप्टर सेकंड के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे 2 क्लास के अंतर्गत, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखो साहब, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योगों द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो, पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत मैंने साफ साफ एक चीज बताई थी आपको, भाई आपके इस चैप्टर से इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से चीज़ से और कहाँ कहाँ से बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा इनपुट कौन सी डिवाइस है, आउटपुट कौन सी डिवाइस है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पहचानने का काम। और दूसरा क्वेश्चन अपना जो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा अपनी जितनी भी ये MICR है या फिर OCR है या फिर SCR है या फिर BCR है, ये जो डिवाइस होती है इनकी फुल फॉर्म और इनके कार्य, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा अपना प्रिंटिंग वाले से, कहाँ से, प्रिंटर से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने बार बार आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जहाँ भी चेक शब्द आ जाए और बैंक शब्द आ जाए, ठीक है, वहाँ पर एक ही डिवाइस काम आती है, वो आती है MICR। कौन सी आती है, MICR। ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जहाँ पर बड़ी मात्रा में चेकों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए बैंकिंग जो उद्योग होते हैं उनके द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। तो MICR एक मशीन होती है जिसका उपयोग चेकों को मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। कैसे, ये MICR जो मशीन होती है ना, इस पर, इसमें क्या होता है कि जैसे अपना जो चेक होता है ना, इस चेक पर एक कोड लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कोड कौन सी स्याही से लिखा होता है, ये मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय स्याही से एक कोड लिखा जाता है और इस कोड को कहते हैं MICR कोड। क्यों कहते हैं इसको MICR कोड, क्योंकि इसको फिर किसके माध्यम से पढ़ा जाएगा, MICR मशीन के माध्यम से पढ़ा जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो कोड होता है इसको MICR कोड कहा जाता है। और जो ये मशीन है इसको MICR मशीन कहते हैं, जो कि चेकों के प्रबंधन में काम आती है। एक क्वेश्चन बनता है इसका, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसका हो जाएगा, क्योंकि करेक्टरों को पढ़ती है, अक्षरों को पढ़ती है और चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ती है। ये सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा गया है। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि MICR किस प्रकार की डिवाइस है, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ये तो आपको याद ही हो गया। इसके अलावा देखो, डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। इसमें जैसे कि एक स्लेट होती है या फिर अपन पैड भी बोल सकते हैं, स्लेट या पैड होती है जिस पर अपन हाथ से या फिर कोई अपने स्टाइलिश ले सकते हैं, जो पेन होते हैं ना जो स्क्रीन पे चलते हैं, उनके माध्यम से अपन कोई भी आकृति बनाते हैं या ड्राइंग बनाते हैं तो उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। इसका मतलब कि ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ये इसका काम होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो बारकोड रीडर होती है, आप सबको पता है कि बारकोड को रीड करने के लिए एक मशीन आती है जिसको बोला जाता है BCR, यानी कि बारकोड रीडर। ये एक जो मशीन होती है इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, बारकोड रीडर होती है। और ये कहाँ पर काम आती है, ये मॉल वगैरह में काम आती है। जैसे अपन जयपुर वगैरह में मॉल में जाते हैं ना, जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, इसके अलावा अपना VI हो गया, इनमें जाते हैं तो वहाँ पर जो भी अपने प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ रहता है जिसमें सफ़ेद और वाइट लाइनें, वो सॉरी सफ़ेद और ब्लैक लाइनें आती है और उसके साथ में संख्या आती है नीचे लिखी हुई, ठीक है। तो इन बार कोड को पढ़ने के लिए कौन सी मशीन होती है, BCR मशीन होती है, जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। ये सारे क्वेश्चन बार कोड रीडर के आ चुके हैं
एग्जाम में। इसके अलावा कैप्चा तो आप जानते हो भाई, आप रोबोट हो या नहीं हो इसकी पहचान करने के लिए कैप्चा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है कंप्यूटर पटवार और वीडियो एग्जाम 2025, उसमें जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 और इस पीडीएफ का 32वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है? अब देखो सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास, कल की क्लास अगर किसी ने देखी है तो उसमें प्रिंटर का मैंने पूरा का पूरा वर्गीकरण बता दिया था। एक बार फटाफट से बता देता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। देखो प्रिंटर होता है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कौन सा? एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और एक कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर जो केवल अक्षरों को क्या करता है? प्रिंट करता है। और एक होता है लाइन प्रिंटर जो कि लाइन, एक एक लाइन को प्रिंट करता है। और यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये केवल एक ही प्रकार का होता है, वो होता है पेज प्रिंटर, यानी कि एक एक पेज को प्रिंट करता है। अब यहाँ पे जो करेक्टर प्रिंटर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो डी होता है और एक डी होता है, यानी कि डी क्या होते हैं? करेक्टर प्रिंटर। डी का मतलब होता है कौन सा? डेजी प्रिंटर। और डी का मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन प्रिंटर तीन प्रकार का होता है, एक तो बी सी डी, तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें डी का मतलब होता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और कौन सा हो जाएगा अपना? बेस प्रिंटर। ठीक है, तीन ये हो गए। इसके अलावा पेज प्रिंटर भी अपने तीन होते हैं। कौन से होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? TIL। कौन से होते हैं? तिल। तिल याद रख लेना। टी से होता है थर्मल प्रिंटर, आई से मतलब इंकजेंट प्रिंटर, और एल का मतलब लेजर प्रिंटर। अब देखो ये आपको याद हो गया तो प्रिंटर से यहाँ से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा बनता है एग्जाम के अंतर्गत। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कौन से हैं? तो लाइन प्रिंटर तीन थे अपने पास, BCD, और पेज प्रिंटर तीन थे अपने पास, TIL। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब, कर्म से पूछ रहा है यानी कि लाइन से बताना अपने को। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक क्या होता है? पेज प्रिंटर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरे में दे रखा ड्रम प्रिंटर और फिर देता है बैंड प्रिंटर। अब देखो ड्रम प्रिंटर भी ये रहा, बैंड प्रिंटर भी ये रहा, तो दोनों ये तो कौन से हो गए? लाइन प्रिंटर हो गए। इसके बाद में ऑप्शन सी भी देख लेते हैं अपन। देखो साहब ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक तो दे रखा ड्रम प्रिंटर और एक दे रखा है लेजर प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर होता है, BCD में डी ये होता है। और लेजर प्रिंटर जो TIL में एल जो होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये एक लाइन प्रिंटर है और ये एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर? पेज प्रिंटर है। इसके अलावा ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। आंसर सी तो वैसे हो गया। लेजर प्रिंटर क्या होता है? पहले इसने क्या दे दिया अपने को? पेज प्रिंटर दे दिया, और चेन प्रिंटर अपने लाइन प्रिंटर होता है बाद में दे दिया, मतलब क्रम से नहीं दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखो इस क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिलती है कि प्रिंटर के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है केवल और केवल भाई कौन सा तो इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, कौन सा लाइन है, कौन सा पेज है, कौन सा करेक्टर है। आपको केवल वर्गीकरण वो चार्ट याद करना है बस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुरूप क्या है? देखो सबसे पहले आपको ये IO से लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका संचार का अनुक्रम क्या होता है? मतलब कि इसमें जो आपका संचार होता है, जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस किस प्रकार से होता है? देखो सबसे पहले दे रखा है इसने, क्या दे रखा है यहाँ पर? फिर इसके बाद में डिवाइस कंट्रोलर, इसके बाद में डिवाइस ड्राइवर, और इसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, या फिर ऑपरेटिंग। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है साहब, अब इनको क्रम से जमाओ भाई, बताओ फटाफट से, आराम से देखो क्वेश्चन अच्छा है, आप आराम से देखो एक बार, आप भी आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है इनपुट और आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या होता है, मतलब कि इसका संचार अनुक्रम कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो देखो एक दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद में दे रखा डिवाइस ड्राइवर, इसके बाद में दे रखा डिवाइस कंट्रोलर, और एक होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जो अब देखो इसमें कैसे होता है, जैसे अपन सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाते हैं, जैसे कि कोई सी भी चीज़ आ गई, कोई अलग से अपन इनपुट आउटपुट डिवाइस लिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए अपने को? डिवाइस कंट्रोलर चाहिए। उसको चाहिए भाई, अपन जैसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ उसका इंस्टॉल भी करते हैं ना। जैसे मैं तो आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना होता है तो वैसे तो अपने को पता नहीं है, लेकिन उसके लिए कहीं ऐप आते हैं तो उनके माध्यम से अपन करते हैं। ठीक है ना। तो डिवाइस कंट्रोलर उसका हो गया। इसके बाद में देखो डिवाइस कंट्रोलर जो होता है ना उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। क्या बोला जाता है? डिवाइस ड्राइवर, यानी कि DD। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये निश्चित क्रम होता है इसका, किसका? इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ग्राम विकास अधिकारी का। देखो 2021 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है साहब? एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म
किससे मापी जाती है? बताओ भाई साहब। कोई प्रिंटर होती है, उसकी आउटपुट गुणधर्म का मतलब हो गया है कि उसकी जो क्वालिटी होती है, जो मतलब फोटो जो प्रिंट करके वो निकालता है, उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये डीपीआई पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति इंच। ये हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? डॉट प्रति इंच पर। और प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? पीपीएम में मापी जाती है, यानी कि पेज प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट। ये दोनों क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई साहब। ये भी वीडियो एग्जाम का पूछा हुआ है, कौन सा कथन गलत है? देखो साहब, एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करता है। बताओ भाई, बारकोड रीडर कौन सी होती है? बीसीआर मशीन, यानी कि बारकोड रीडर जो मशीन होती है वो क्या लेजर बीम का इस्तेमाल करती है क्या? बताओ, क्या वो लेजर बीम का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल नहीं, उसमें लेजर बीम नहीं होती है, नहीं तो उसको ऑप्टिकल डिवाइस बोल देते। ठीक है, बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। देखो, ये देखो, बारकोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, असत्य कथन पूछ रहा है अपने को, तो इस कारण से ये तो सत्य हो जाएगा। देखो, यहाँ से छांटना अपने को। एक बारकोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जो बीसीआर मशीन होती है ना, उसमें से एक लेजर किरणें निकलती हैं, उन लेजर किरणों के माध्यम से ही उस बारकोड को रीड किया जाता है। ठीक है, तो लेजर बीम हो गई इसमें। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये तो सत्य कथन हो गया। बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ये देखो, ये उल्टा कर दिया इसने। यहाँ पर जो बार कोड की बात नहीं होती, एमआईसीआर जो कोड होता है ना, एमआईसीआर कोड, एमआईसीआर कोड क्या होता है? उसमें चेक के ऊपर क्या होते हैं? स्याही से कुछ विशेष कोड लिखे जाते हैं, और वो जो स्याही होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। इसी कारण से तो उसको मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये किसके लिए यूज होता है? ये एमआईसीआर मशीन के लिए होता है, और एमआईसीआर कोड बनाने के लिए होता है, जो अपन चेक पर लिखते हैं ना, उसके लिए। तो यहाँ पर ये असत्य कथन हो जाएगा। बार कोड में अपन विशेष स्याही का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें कोई आयरन ऑक्साइड का लेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो, वीडियो एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी पटवार की तुलना में। पटवार में पूछता है फैक्ट्स, ठीक है, और वीडियो एग्जाम में आपको पूछता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल, मतलब कि आपको उनका उपयोग भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? बताओ भाई साहब, निम्न में से कौन सा सबसे बढ़िया क्वालिटी का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? मतलब कुल मिलाकर के सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीज़ कौन निकालता है ग्राफिक्स रूप से, यानी ग्राफ के रूप में अगर अपन कोई आउटपुट निकालें तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा प्रिंटर देगा? यहाँ पे सारे प्रिंटर के प्रकार दे रखे हैं। बताओ भाई, सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा होता है ग्राफिक्स में? तो ध्यान रख लेना। देखो, मैंने आपको बताया था, एक तो होता है प्रिंटर, जो प्रिंटर तो आप सभी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है। एक होता है प्लॉटर, प्लॉटर पूरी दुनिया नहीं जानती है, जिसने पढ़ रखा वही जानता है। तो प्रिंटर तो क्या होता है, नॉर्मल अपन जो प्रिंटिंग करते हैं ना, उनमें काम आता है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े क्षेत्रों में। जैसे कि बड़े बड़े कोई आपको ग्राफिक्स बनाने हो, बैनर बनवाना हो, या फिर आपको कोई मकान का नक्शा बनवाना हो, मैप वगैरह बनानी हो, तो उसमें प्लॉटर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हाई क्वालिटी का आउटपुट निकालता है, ये हाई क्वालिटी का आउटपुट निकालता है। इसी कारण से इसका प्लॉटर का उपयोग ग्राफिक्स में किया जाता है। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन में सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी होती है? तो वो होती है प्लॉटर की। ध्यान रख लेना। जो अपन जैसे दुकान पर बैनर बनवाते हैं अपने सामने, या फिर किसी भी चीज़ का बैनर बनाते हैं, या फिर कोई मैप वगैरह नक्शा वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हाई क्वालिटी के कारण। यह आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? मतलब कि निम्न में से ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है, सारे के सारे इनपुट डिवाइस दे रखे हैं, उसमें से कौन सा यूजर प्रोग्रामेबल है? बताओ भाई साहब, कौन सा यूजर प्रोग्रामेबल है? देखो साहब, एक तो दे रखा है डंब टर्मिनल, एक दे रखा वीडीटी, एक दे रखा स्मार्ट टर्मिनल, और एक दे रखा इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे टर्मिनल के प्रकार दे रखे हैं। टर्मिनल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जैसे कि अपन कुछ भी नया, मतलब ये मान लो कि कोई भी नया एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, अगर मान लो एक्सेस करना चाहते हैं, मान लो जैसे कि एप्पल का फ़ोन ही है, एप्पल के फ़ोन में अगर अपन एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को टर्मिनल का यूज़ करना पड़ता है। तो वही टर्मिनल के प्रकार होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़र प्रोग्रामेबल होता है वो होता है इंटेल
इंटेलिजेंट टर्मिनल। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, और ये पटवार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपको नोट्स ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जो टर्मिनल के टाइप्स है, इनके क्या क्या वर्क होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कहता है, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। बताओ भाई। देखो प्लॉटर एक्यूरेसी की बात करा, सबसे पहले तो प्लॉटर होता क्या है। प्लॉटर हमारी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ये भी क्या निकालता है, प्रिंट ही निकालता है एक तरीके से, लेकिन इसकी खासियत ये है कि हाई क्वालिटी की पिक्चर निकालता है, जैसे कि बैनर में हो गया, नक्शा में हो गया, मैप में हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लॉटर की एक्यूरेसी, यानी कि वो कितनी सटीकता से आउटपुट निकालता है, उसकी एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और किस चीज़ में मापा जाता है। एक तो रिपीटेबिलिटी में मापा जाता है, उसके अलावा दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ में उसकी एक्यूरेसी को मापा जाता है। बताओ भाई फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, जो प्लॉटर होता है उसकी एक्यूरेसी को एक तो रिपीटेबिलिटी में मापा जाता है, इसके अलावा आपके रिजोल्यूशन में मापा जाता है। ये तो आप सबको ही पता है। देखो देखो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन कुछ नहीं होता है, अपना जो भी अपन आउटपुट निकाल रहे हैं उसका पिक्सल्स का गुणा होता है। मतलब हॉरिजेंटल कितने पिक्सल्स है और उसके वर्टिकल कितने पिक्सल्स है, दोनों का गुणा। जैसे कि अपन एक मान लेते हैं 70 और 80 मान लिया, ठीक है। तो 70 इंटू 80 जो ये होता है ना पिक्सल्स का मल्टीपल। मान लो कि हॉरिजेंटल में 70 पिक्सल्स है और वर्टिकल में 80 पिक्सल्स है, तो दोनों का जो मल्टीपल होता है इसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। जैसे अपन नहीं बोलते कि जैसे आपने फ़ोन चलाते हो तो आप में आता है भाई 720 की क्वालिटी में, 360 की क्वालिटी में, 1080 की क्वालिटी में, ये सब क्या होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्लॉटर की जो एक्यूरेसी होती है, अब देखो एक्यूरेसी प्लॉटर की क्या रहेगी, कोई गणना करने की तो रहने से रही। प्लॉटर की एक्यूरेसी रहेगी भाई कितनी अच्छी क्वालिटी का वो प्रिंट निकालता है, यही तो उसकी एक्यूरेसी है। तो वो डिपेंड करती है एक तो रिपीटेबिलिटी पर और एक उसके रिजोल्यूशन से उसकी मापा जाता है एक्यूरेसी को, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन हो गया। अब देखो रिजोल्यूशन से क्या बना, किससे बना था, ये पिक्सल से। पिक्सल से कौन बना, रिजोल्यूशन बना। और पिक्सल्स किससे बना होता है, डॉट्स से। किससे बना होता है, डॉट्स से। यानी कि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन आएगा, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन आएगा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। ये जो क्रम होता है ना, कौन कौन ज़्यादा कौन कम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको एक बार बता देता हूँ। देखो डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे उससे पिक्सल्स सबसे ज़्यादा होंगे, पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखो साहब, क्यूवर्टी क्या है, आपको मैंने पिछले कितने क्लासों में बता रखा है। क्यूवर्टी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि क्यूवर्टी क्या है। जब आप अपना कीबोर्ड उठा के देखोगे, जो कीबोर्ड उठा के देखोगे तो उसमें जो ABCD स्टार्ट होती है, अपनी अल्फ़ाबेट जो कीज़ होती है वो स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है QWERTY से, आगे लिखा हुआ रहता है, फिर नीचे लिखा हुआ रहता है, फिर ऊपर लिखा हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है ना। तो क्यूवर्टी से स्टार्ट होती है, इस कारण से इस कीबोर्ड को बोला जाता है क्यूवर्टी कीबोर्ड या क्यूवर्टी लेआउट, ठीक है ना। लेआउट शब्द यूज होता है इसके लिए। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर आजकल जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें कौन सा क्यूवर्टी लेआउट आता है। तो क्यूवर्टी क्या है, एक कीबोर्ड का लेआउट होता है। क्या होता है, कीबोर्ड का लेआउट होता है। और देखो ये कितनी बार एग्जाम में आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है। पटवार में आ गया पिछली बार, इसके अलावा हेडमास्टर में आ गया, इसके अलावा जेल प्रहरी में आ गया। जेल प्रहरी का पेपर भी आ रहा है आपको 12 तारीख को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। एक चैप्टर में करा चुका हूँ पटवार एग्जाम के अनुसार, उसकी 4 क्लासें थी, उसको मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है। दूसरे चैप्टर की अपन ने 2 क्लासें ले ली थी, आज तीसरी क्लास चल रही है। देखो साहब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। बताओ भाई, आप बताओ मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखो आराम से। पहले तो मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं, बताओ भाई फटाफट से। क्या कहलाते हैं मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस है। दोनों की दोनों क्या होती है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आप सबको पता है कि मॉनिटर एक इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, दोनों ही होती है। ये क्या होती है, दोनों ही होती है। और आप सबको पता है कि जो दोनों होती है उनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब कि ऐसी डिवाइस जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है उनको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। इस कारण से मॉनिटर और प्रिंटर क्या हो गई, पेरिफेरल डिवाइसेज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको मैंने शुरू में बता दिया भाई, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है, या फिर कौन सी इनपुट और आउटपुट दोनों है।
तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। बताओ अब आराम से ऑप्शन देके आप ही बता दो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। कीबोर्ड आप सबको पता है कि इनपुट डिवाइस होती है। टच पैड आपको पता है, टच पैड क्या होती है, अपनी फ़ोन की स्क्रीन है। नहीं, फ़ोन की स्क्रीन तो टच स्क्रीन है। टच पैड कौन सी होती है, जो अपना लैपटॉप होता है ना, उसमें छोटी सी जो पैड होती है जिसपे अपन कर ऐसे अंगुली से चलाते हैं, ठीक है, उसको टच पैड बोलते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा माउस पैड, माउस पैड और एक देर का ऑप्टिकल स्कैनर, साफ साफ पता चल रहा है। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है, तो माउस पैड क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। माउस पैड क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। देखो ऑप्शनों से काटना चाहिए अपने को। कीबोर्ड अपने को पता है इनपुट होती है, टच पैड भी इनपुट होती है, स्कैनर भी इनपुट होता है। केवल माउस पैड की बात कर रहा, अगर माउस की बात कर रहा था तो ये इनपुट डिवाइस हो जाती है, लेकिन माउस पैड क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। भाई साहब काफ़ी प्रख्यात क्वेश्चन है, विख्यात क्वेश्चन है, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ भाई कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, आपके पास चार ऑप्शन है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बतानी है आपको। सबसे पहले तो देखो आराम से ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, तो उससे भी आप ऑप्शनों से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो क्वालिटी देखनी है, एक तो पॉइंट डिवाइस होनी चाहिए और एक ड्रॉ डिवाइस होनी चाहिए, मतलब वो ड्रॉ करने की भी काम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड देखोगे, कीबोर्ड कोई पॉइंट पॉइंट डिवाइस होती नहीं है, ठीक है। प्रिंटर भी कोई पॉइंट डिवाइस होती नहीं है। स्कैनर ये भी कोई पॉइंट डिवाइस होती नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, माउस हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी होता है। माउस क्या होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ। इसमें क्या करते हैं अपन, किसी भी एप्लीकेशन को उठा लेते हैं और उठा करके ले जाते हैं, तो ये ड्रॉ, ड्रैगिंग, पॉइंट डिवाइस सारा ही है कौन सा, माउस, ठीक है। तो ये पटवार एग्जाम का देखो, पटवार में सीधा सीधा इतना इतना आराम से ऑप्शन देख के भी कोई कोई क्वेश्चन तो आराम से क्वेश्चन को देख के भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप एनालिसिस कर लिया करो ढंग से। आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे क्वेश्चन तभी आएंगे जब अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ढंग से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। बताओ भाई साहब, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग कौन से उद्देश्य के लिए। डिस्प्ले कार्ड क्या होता है भाई साहब, अपनी जो फ़ोन की स्क्रीन डिस्प्ले होती है, कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है, लैपटॉप की, टैब की, सबकी डिस्प्ले होती है। तो डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करेंगे, बताओ भाई फटाफट से। डिस्प्ले कार्ड का उद्देश्य क्या होता है हमारा, देखो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए क्या होती है, पहला ही कथन वैसे तो सत्य है, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये डिस्प्ले, अब आपको ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आप डिस्प्ले कार्ड के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। एक देर का आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए नहीं, डाटा भेजने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स, ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए काम आता है। आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए काम आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखो साहब, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। बताओ भाई ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि लैपटॉप का क्या होती है, एक स्टैंडर्ड लक्षण होती है। कौन सी चीज़ है भाई, ग्राफिक टैबलेट, टैबलेट लैपटॉप तो अलग अलग चीज़ है। एल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, या फिर टच पैड, या फिर मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। बताओ भाई लैपटॉप के लिए एक मानक लक्षण कौन सी होती है, आप खुद ही बता सकते हो तो आराम से। टच पैड किस में होती है, लैपटॉप में होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखो पटवार में सीधी भर्ती में सीधा सा आ गया एग्जाम, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लेकिन अपने को 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि 226 कट ऑफ जा रही है भाई साहब, पिछली बार की पटवार की जो भी पद ज़्यादा थे, इस बार तो केवल 2020 ही पद है। पद बढ़ने के बारे में अपन को सोचना भी नहीं है, क्योंकि हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अपन ऐसी बातों में ध्यान रखेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। अपने को 2020 पदों के हिसाब से तैयारी करनी है, उस हिसाब से आपको 240 नंबर तो कम से कम लाने ही पड़ेंगे। देखो मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, आपको लाना है नहीं लाना, या इतने आ सकते नहीं आ सकते, इस बात पर बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं होगी। केवल अपने को ध्यान रखना है कि अपने को इतने नंबर लाना है, ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए कुल मिला के। और इतने नंबर लाने के लिए अपन जीके में ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि जीके में सबके क्वेश्चन उतने ही सही होते हैं जितना सब पढ़ रखे हैं, ठीक है, किसी के ज़्यादा कम नहीं होते। और पटवार मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जहाँ पर 15 में से 15 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को देख लेते हो और फिर थ्योरी पढ़ लेते हो, ठीक है ना, तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ में किसी को अगर मैथ आती है ना, या फिर उसको साइंस, जैसे मैथ आ गई और रीजनिंग आ गई, अगर किसी को मैथ रीजनिंग आती है तो 45 में 45 क्वेश्चन सही कर सकता है। लेकिन उसको अगर कितनी जीके आ जाए, वह राजस्थान जीके में 30 में से 30 कहाँ से कर पाएगा, क्योंकि कहीं से भी गलत हो ही जाता है, जीके तो था सा। अगर कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी फिक्स डाटा है, तो 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से ला सकते हैं। बिल्कुल ज्ञान देने की जरूरत नहीं है यार तुम्हें, बहुत
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है। पहला ही क्वेश्चन बताया था मैंने आपको भाई, कौन सी इनपुट होती है कौन सी आउटपुट नहीं होती है, बताओ भाई फटाफट से। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। प्रकाश पेन नहीं होता, लाइट पेन होता है, ये तो हिंदी में दे दिया और कुछ नहीं है। लाइट पेन भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इसके बाद में वीडियो डिस्प्ले यूनिट और टच पैड भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। अब थोड़ा सा इस वीडियो डिस्प्ले यूनिट का बता देता हूँ, क्योंकि इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इसको शॉर्ट में बोला जाता है VDU, ठीक है, VDU। और एग्जाम में क्या पूछता है, वीडियो की फुल फॉर्म बताओ भाई साहब। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो को, वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं होता, ये वैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसने खुद ने गलत लिख रखा है। यहाँ पे वी का मतलब होता है विजुअल्स, विजुअल्स डिस्प्ले यूनिट होता है, इसने खुद ने गलत छाप रखा है वैसे। लेकिन इसमें सीधा सीधा हो जाएगा, ये तीनों क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। क्योंकि VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि विजुअल्स को दिखाने वाली डिस्प्ले। और ये क्या होती है, मॉनिटर। आप सबको पता है कि मॉनिटर तो विजुअल्स दिखाती है अपने को, तो मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडियो डिवाइस भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। तो ये तो RSB बोर्ड को भी सोचना चाहिए था भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हो गए 15 क्वेश्चन कंप्लीट, 30 से लेकर के 45 तक। लेकिन मैं आपको प्रत्येक में मिनिमम ये मान लो कि 3 क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा बताए होंगे, तो उस हिसाब से देख लो कितने हो गए, 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के आसपास तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन क्लासेज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, यानी कि लगभग अपना 1 घंटे या फिर 40-45 मिनट तक बढ़ाया जाए, ताकि आपको और ज़्यादा मजा आए। क्योंकि काफ़ी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप क्लास की जो लेंथ है बढ़ाओ थोड़ी सी, 1 घंटे के आसपास करो। तो इस बारे में मैं सोचूंगा। अगर आपको क्लास लंबी करवानी है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, उस हिसाब से अपन सोच लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो देख लेना, आपको क्वालिटी पता चल गई होगी। अगर किसी को क्वालिटी पता नहीं चली है तो 2-4 क्लासें देख के लेना, उससे आपको क्वालिटी पता चल जाएगी कि कैसी पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो बिना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको पटवार एग्जाम तक ऐसे ही क्लासेस चलती रहेगी रेगुलर, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रटा दूंगा। अब देखो, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सारे के सारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे ना। उसके बाद में अपन पूरा का पूरा एक मैराथन लेंगे, जिसके अंतर्गत एक मैराथन नहीं, बहुत सारी मैराथन लेंगे लेने में तो, लेकिन 1-2 मैराथन ऐसी लेंगे जिसमें सारे के सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर एक साथ अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, जिसमें 15-15 क्वेश्चन छांट छांट के ऐसे क्रीम क्रीम क्वेश्चन में लाऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और उस क्वेश्चन को करने से आपके लगभग मतलब ये मान लो कि 5-5 7-7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से अपन कंप्लीट कर ले, तो ऐसे क्वेश्चन छांट के मैं आपको लास्ट में मॉडल पेपर करवाऊंगा। लेकिन वो एग्जाम के पास में होंगे, ताकि आपको जब तक पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप जो जिसने पढ़ा भी नहीं है वो भी पढ़ लेना तब तक, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अपन चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, डेली देख लिया करो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।